नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी गबन। आइए सुनते हैं। गबन। अपनी बेटी जालपा से मुंशी दीनदयाल को बहुत प्यार था। वे जब भी कभी बाहर जाते जालपा के लिए गहना जरूर लाते। लाड प्यार में पली जालपा को भी गहनों की ललक रहती थी। अभी पिछले दिनों एक विसायती गांव में आया था चीजें बेचने। जालपा भी अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंची। किसी ने कुछ खरीदा, किसी ने कुछ। जालपा ने एक चंद्रहार पसंद किया, जड़ाऊ फिरोजी रंग का। जालपा हर मेले त्योहार पर उसे ही पहनती। उसे और कुछ जचता ही नहीं था। अब की बार जब दीनदयाल प्रयाग से लौट आए तो अपनी पत्नी के लिए असली चंद्रहार लेकर आए। जालपा ने ऐसे ही हार की मांग अपने पिता से की। पिता बोले, ला दूंगा। कब? जल्दी ही। उतावली हो रही है। जालपा ने माँ से कहा, मुझे भी ऐसा ही हार चाहिए। माँ बोली, तेरे लिए चंद्रहार तेरी ससुराल से आएगा। जालपा लजा गई। उसने मन में यह बात बैठ गई कि ससुराल से चंद्रहार जरूर आएगा। इसी तरह हंसते खेलते 7 वर्ष बीत गए। वह दिन भी आ गया जब उसकी इच्छा पूरी होनी थी। मुंशी जी के जान पहचान वालों में एक थे दयानाथ। कचहरी में नौकर थे। 50 रुपये तनख्वाह थी। ऊपर की आमदनी को हराम समझते थे। इन्हीं दीनदयाल के लड़के रामानाथ से जालपा का रिश्ता तय किया गया था। लड़का कॉलेज में पढ़ रहा था। उम्र का जोश और चंचलता उसमें भी थी। रामानाथ को शतरंज खेलने का बड़ा चाव था। शतरंज के खेल में तो वह दीन दुनिया ही भूल जाता। दयानाथ की आमदनी तो 50 रुपया थी, मगर नौकरी में रहते वे कुछ जोड़ नहीं पाए। फिर रामानंद भी अभी कहाँ कमाता था। ऐसी स्थिति में विवाह। उन्होंने सोचा, यह तो अधर्म है। दयानाथ की पत्नी कल्याणी को बहू के साथ साथ धन का भी लालच था। बोली, आखिर वह भी तो कुछ देंगे। एक ही तो लड़की है। बस यह टीका, हथलेवा और दाजे के कटोरे में जो तीनों बराबर बराबर भी करें तो 3000 तो होते ही हैं। दयानंद चुप रहे। विवाह के समय दयानंद अपने पर काबू ना कर सके। सारे ताम झाम, नाच तमाशे जो वे खुद मना कर रहे थे खुलकर करवाए गए। गहने कपड़ों का खर्च भी ऊंचा ही बैठा था। उस वक्त तो बस एक ही बात मन में थी, मेरी हेठी ना हो, मैं कहीं पोंचा ना दिखूं। ऐसी ही बात रामानाथ ने भी सोची। बारात की सजावट, गाजे बाजे, नाच तमाशे, सवारी के लिए मोटर, ऐसी बारात जाए कि धूमधाम हो जाए। उसके आगे दयानाथ भी चुप थे। और हुआ भी वही। बारात जब गांव में निकासी पर थी तो देखने पूरा गांव उमड़ पड़ा था। बरी की रस्म में बीच में बैठी थी जालपा। उसे रह रहकर गहनों की तारीफ सुनाई पड़ रही थी। कंगन, टीका, कंठा, भुजबंद सभी थे। अचानक उसे सुनाई पड़ा, अरे क्या चंद्रहार नहीं है? सुनकर जालपा की तो जैसे सांस रुक गई। कलेजे पर एक चोट सी लगी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि कोई गहना नहीं पहनूंगी। विवाह के बाद दयानाथ का सारा जोश ठंडा पड़ गया। उन्होंने उम्मीदवारी में जो खर्च किया उससे ज्यादा कर्ज चढ़ गया। सबसे बड़ा तगाजा सुनार का था।
जिससे वह 1,000 देकर 3,000 के गहने लाए थे। बाकी रुपया 1 हफ्ते में देने का वादा था। कोई उपाय नहीं सूझ रहा था उनको। 7वें दिन ही सुनारा पहुंचा। दयानंद ने उसे टालना चाहा, वह नहीं माना। आखिर 3 दिन में रकम लौटाने की बात कही, तब जान छूटी। अब जब उन्होंने सुना कि बहू चंद्रहार की बात पर नाराज है तो और सोच में पड़ गए। एक दिन दयानंद, कल्याणी और रामानाथ तीनों ने बैठकर विचार किया। बहुत सोचा विचारा, मगर हल नहीं मिला। कई विचाराए बहू को समझाकर गहने ले लिए जाएं, उसे घर की स्थिति बतला दी जाए, मगर बात यहीं अटक जाती कि बात कौन करे। रामानाथ तो पहले ही इनकार कर चुका था। उसे डर था कि उसने जो रुपए पैसे धन संपत्ति की बड़ी बड़ी बातें की थी, उनका क्या होगा। आखिर तीसरा दिन भी आ पहुंचा। पिता की झिक झिक से तंग आकर रामानाथ ने कहा, वह गहने मांग तो नहीं सकता, हाँ उठा कर ला सकता है। चोरी की बात सुनकर दयानाथ घबरा गए। नहीं, यह तो नीचता है। फिर जब कोई उपाय न सूझा तो उन्होंने रामानाथ को इसके लिए हाँ कह दी। रात ही को रामानंद ने जेवरों का डिब्बा लाकर अपने पिता के संदूक में रख दिया। जब वह आकर सोने लगा तो जालपा जाग गई। वह कुछ डरी डरी सी थी। जालपा ने सपना देखने की बात बताई। सपने में उसके गहने कोई चोरी कर ले गया। रामानाथ झट से उठा, उठकर अलमारी देखी। गहनों वाला डिब्बा वहां ना देखकर चोर चोर चिल्लाया। जालपा भी दौड़ी आई। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। नीचे बाबूजी और माँ भी जाग गए, मगर चोर हाथ नहीं आया, भाग गया। दयानाथ ने अगले ही दिन चुपचाप सभी गहने सुनार को लौटा दिए। बिके हुए माल पर कांटा काट कर उसने वापस लिए। कुल 2500 रुपये का हिसाब बना। उसमें भी 50 रुपये बाकी रहे। यह चर्चा किसी ने जालपा से ना की। झंझट की बात बताकर पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करवाई। जालपा का सब कुछ लूट चुका था। गहने उसे सबसे अधिक प्रिय थे और अब एक भी उसके पास न था। जालपा सूनी हो गई। वह चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रोती रही, कहीं जाती भी नहीं थी। रामानाथ को भी कुछ सूझ न रहा था। वह क्या करे कि जालपा खुश रहे। उसे अपने किए पर पछतावा था। ऐसे में एक उपाय उसकी समझ में आया। वह कमाने लग जाए, फिर वह जालपा को विश्वास दिला देगा, नए गहने बनवा देगा और नौकरी करने का उसने सोच लिया। अपने एक मित्र रमेश बाबू की मदद से रामानाथ को नौकरी मिल गई। 40 रुपया महीना तनख्वाह थी। ऊपर की भी आमदनी थी। जिस दिन से नौकरी मिली, रामानाथ को जालपा दोनों खुश थे। पिता दयानाथ ने उसे ईमानदारी से काम करने की सीख दी। रामानाथ ने मन में सोचा, कैसी ईमानदारी, मैं तो वही करूँगा जो मेरा मन चाहे। दफ्तर में काम करने का रामानंद को अपना तरीका था। पहले ही दिन उसने आने जाने वालों पर रोक लगा दी। वह एक आदमी को अपने कमरे में बुलाता। रामानाथ के पास चुंगी का काम था। उसे मालूम था कि उससे पहले वाले मुंशी जी हर बिल्टी पर एक आना लेते थे। व्यापारियों को भी कोई ऐतराज न था, राजी खुशी देते थे। इस एक आने में आधा चपरासियों का था। रामानंद को यह रकम छोटी लगी। अपनी आय बढ़ाने के लिए उसने आदत की बजाय तौल पर लेना शुरू किया। नाग पंचमी और जन्माष्टमी के त्योहार आए। जालपा घर से न निकली।
रामानाथ के पूछने पर साफ साफ कह दिया, उसे शर्म आती है। रामानाथ के मन में यह बात चुभ गई। वह किसी भी तरह से कुछ न कुछ गहने बनवाने को सोचने लगा और एक दिन वह उधार पर गहने खरीदने एक सराफे की दुकान जा पहुंचा। सराफ का नाम गंगू सेठ था। बड़ी ऊंची दुकान थी। मोल तोल करके रामानाथ ने एक चंद्रहार और एक शीश फूल ले लिए। कुल की उधारी रही। चंद्रहार और शीश फूल देख जालपा फूल ही न समाई। बरसों की आज पूरी हुई। एक दिन एक सराफे का दलाल जालपा को घर पर ही दिखाकर एक जोड़ी कर्णफूल और दे गया। 850 रुपये की उधार और हो गई। रामानाथ की चिंता और बढ़ गई। फिर भी उसने सब्र किया, यह सोचकर कि जालपा खुश रहे। इन जेवरों की खरीदारी ने जालपा का हौसला बढ़ा दिया। अब वह कहीं भी जाती आती इसी मेलजोल में जालपा की भेंट रतन से हुई। रतन शहर के एक मशहूर वकील की पत्नी थी। एक दिन रतन ने रामानाथ को जालपा को अपने घर बुलवाया। बातों ही बातों में रतन ने जालपा के कंगन देखे और वैसे ही कंगन बनवाने की बात कही। जालपा ने रामानाथ से पूछा। रामानाथ ने हाँ कह दी। साथ ही अगले रविवार के लिए उसे चाय का निमंत्रण देकर दोनों घर लौट आए। रविवार को रतन आई और 600 रुपये रामानाथ को देकर बोली, ये रख लीजिए, पर जरा जल्दी कीजिएगा। रुपए देकर रतन चली गई। दूसरे दिन रामानाथ सुनार की दुकान पर पहुंचा। उसने 600 रुपये जमा करवा दिए और एक जोड़ी कंगन और बनवाने के लिए कहा। गंगू सेठ ने रुपए जमा कर लिए, पर कंगन की जोड़ी पूरी बकाया चुकाने के बाद ही बनाने की बात कही। रामानाथ अब मुश्किल में पड़ गया। उधर गंगू की टाल मटोल, इधर रतन का तकाजा उसकी समझ में नहीं आ रहा था। क्या करे? एक बार सोचा कि जालपा को सारी बात बता दें, पर हिम्मत नहीं होती। 4 महीने गुजर गए। एक दिन रतन आई और बहुत खरी खोटी सुनाने लगी। रामानाथ ने उसे 2 दिन बाद रुपए लौटाने का वादा किया। तब वह गई। अब रामानाथ के सामने परसों का दिन पहाड़ बन गया। आज दफ्तर में भी उसे यही चिंता सताती रही। आज कोई विशेष आमद भी नहीं हुई। 4 बज गए। आज की जमा के लिए बगैर खजांची चले गए। उनके जाने के बाद रामानाथ वह रकम लेकर घर आ गया। कुल 800 रुपये थे। घर पहुंचकर रामानाथ ने जालपा से पूछा, क्या रतन देवी आई थी? जालपा ने कहा, नहीं। क्या कंगन बन गए? रामानाथ ने कहा, नहीं, मैं यहाँ रुपए ले आया हूँ। यह कहकर रुपयों की थैली अलमारी में रख दी और कुछ देर के लिए घूमने बाहर गया। जब घर लौटा तो जालपा ने उससे कहा कि रतन आई थी, बड़ा जल भून रही थी, मुझसे सहन नहीं हुआ, मैंने वह रुपए उसे दे दिए। रामानाथ असमंजस में पड़ गया। अब वह क्या करे? कैसे जालपा को कहे कि उसमें रतन के नहीं उसके दफ्तर के रुपए थे? वह फिर बाहर निकल आया। रतन के यहाँ भी गया, पर अपनी बात नहीं कह सका। लौट आया। रास्ते में लौटते हुए उसे सराफे की दुकान मिली। उसने रुपयों का सख्त तगाजा किया और कल रुपए लेने की धमकी दी। रामानाथ उस रात सो नहीं सका। सुबह उठते ही रामानाथ ने नौकर को एक चिट्ठी देकर रतन के घर भेजा। रतन ने 200 रुपये लौटा दिए। पत्र का जवाब नहीं दिया। अभी वह सोच ही रहा था कि दलाला पहुंचा। रामानाथ ने उसे दुकान आने की बात कही। वह भी पक्का था, जाता ही ना था। ऊंची आवाज सुनकर दयानाथ आ गए। अब बाप बेटे झगड़ पड़े।
इसी बीच दलाल चला गया। जालपा ने जब सब सुना तो उसे चिंता हुई। उसने रामानंद से पूछा कि इतना कैसे बाकी है। रामानंद फिर झूठ बोला, मैंने रुपए लौटा तो हैं, उसे नहीं मालूम। गुस्से में रामानंद ने खाना भी नहीं खाया और दफ्तर चला गया। दफ्तर में उसने रमेश बाबू से रुपए जेब से गिर जाने की झूठी बात कही और कोई रास्ता निकालने के लिए कहा। रास्ता एक ही था, या तो रुपए भर दिए जाएं या फिर मामला पुलिस में दिया जाए। रामानाथ ने कल तक की मोहलत चाही। इसी अधेड़ बुन में वह कभी स्टेशन की तरफ निकल गया। उसे पता नहीं चला। रामानाथ के पास एक पैसा भी न था। उसने अपनी अंगूठी देकर एक आदमी को टिकट लाने के लिए कहा। वह आदमी अंगूठी ले गया, वापस नहीं लौटा। गाड़ी रवाना हो ही रही थी। रामानाथ एक डिब्बे में चढ़ गया। बैठने को जगह भी मिल गई। वह बैठा ही था कि चेकर आ गया। रामानाथ की स्थिति देखकर पास बैठे एक बूढ़े ने उसकी कोलकाता की टिकट बनवा दी। कोलकाता में रामानाथ का कोई ठिकाना न था। वह जानकर बूढ़ा रामानाथ को अपने घर ले गया। बूढ़े का नाम देवी दीन था। उसकी साग भाजी की एक दुकान थी। उसके परिवार में वह और उसकी पत्नी 2 ही जन थे। रामानाथ को ऊपर का कमरा दिया गया। रामानाथ को वे अपना पुत्र मानते थे। बुढ़िया उसका बहुत ध्यान रखती थी। रामानाथ तो भूल ही गया कि वह यहाँ कोई गैर है। 1 महीने बाद बोर्ड ने रामानाथ के नाम एक गुमशुदगी की नोटिस निकाला। अब वह एक ऐतिहासिक मुजरिम था। जालपा को जब रामानाथ के बारे में सब कुछ मालूम हुआ तो उसने अपने सभी जेवर इकट्ठे कर नदी में फेंक दिए। इन्हीं से तो इतना मोह किया और तकलीफ भी इन्हीं से उठाई है। जालपा का मोह भंग हो गया। रामानाथ को कोलकाता में आए 3 महीने हो गए। एक दिन उसने शतरंज की एक पहेली देखी जिसे हल करने पर 50 रुपये इनाम था। रामानाथ ने उसे हल करके देवी दीन से कहा कि यह प्रजामित्र अखबार के दफ्तर जाकर यह दे आवें। उस पहेली का परिणाम निकला तो वह रामानाथ के नाम था। वह पहेली और यह इनाम जालपा और रतन ने ही छपवाए थे। जालपा को अखबार के जरिए से रामानाथ का आता पता मालूम हुआ। रामानाथ से मिलने वह कोलकाता रवाना हो गए। मगर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन यूं ही घूम रहे रामानाथ को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ा तो सुबह शक में ही था। पुलिस वालों को उसने अपना नाम हीरालाल बताया था। बस इसी बूते पर उसे थाने ले चले। थाने जाते समय रास्ते में देवी दीन मिला। उसने रामानाथ को उसके सही नाम से पुकारा। बस यही शक सही हो गया। थाने जाकर मालूम हुआ कि वह तो ऐतिहासिक मुजरिम है। अब रामानाथ पुलिस की पूछताछ और उसके हथकंडों में उलझ गया। उसे अपनी असलियत बतानी ही पड़ी। दरोगा, इंस्पेक्टर, डिप्टी सभी ने उसे घेर लिया, दबोच लिया, जैसे वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। छोड़ने की एक ही शर्त थी। पुलिस के कहे मुताबिक वह एक मुकदमे में गवाही दे दे, सरकारी गवाह बन जाए और कोई उपाय ना देख रामानाथ को हाँ करनी पड़ी। यह मुकदमा एक संगीन डकैती का था जिसमें 15 लोग थे। रामानाथ जब सरकारी गवाह बना, उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस ने ले ली। उसके मिलने जुलने पर भी रोक लगा दी गई। उसे बंगला, कार, नौकर, चाकर सभी मिले, मगर अब वह एक कैदी की तरह था। अपनी इच्छा से वह कुछ भी नहीं कर सकता था। कोलकाता पहुंचकर जालपा प्रजामित्र अखबार के दफ्तर पहुंची।
वहाँ से उसे देवी दीन का पता मिला जहाँ रामानाथ रहता था। रामानाथ की बहू है, यह जानकर देवी दीन और जग्गू बड़े खुश हुए। देवी दीन ने रामानाथ के सरकारी गवाह बनने की पूरी कथा सुना दी। देवी दीन और जग्गू ने उसे बहू ही माना। जालपा भी उनके प्रेम के कारण उनकी बहू बन गई। उसे कुछ भी अटपटा न लगता। जालपा की इच्छा रामानाथ से मिलने की थी, मगर देवी दीन ने बताया कि वह बहुत ही शक्ति में है। अब तो फैसला होने पर ही पिंड छूटेगा। देवी दीन ने रामानाथ को जालपा के यहाँ आ जाने की खबर पहुंचा दी। रामानाथ बेचैन उठा। उसी रात वह अंधेरे में निकलकर देवी दीन के घर आया। जालपा से मिलकर विश्वास दिलाया कि वह झूठी गवाही नहीं देगा। सुबह से पहले रामानाथ लौट आया। जालपा ने भी उसे बता दिया कि वह ऐतिहारी मुजरिम नहीं है, दफ्तर के रुपए भर दिए गए हैं। उस पर वो केस हट गया। सुनकर रामानाथ की हिम्मत बढ़ गई। उसने पुलिस के दरोगा से कह दिया कि अब वह सरकारी गवाही नहीं देगा। दरोगा ने यह बात अफसरों से कही। उन्होंने फैसला होने तक रामानाथ पर रोक लगा दी। रामानाथ मन महसूस कर रह गया। मुकदमे का फैसला भी आ गया। 1 को फांसी, 5 को 10-10 साल की सजा, 8 को 5 साल की सजा। जालसा यह सह न सकी। उसे रह रहकर रामानाथ पर गुस्सा आता। जालपा ने इन लोगों के बारे में जानना चाहा। देवी दीन ने उसे बताया कि एक फांसी वाले दिनेश के परिवार को छोड़कर सभी ठीक ठाक हैं। जालपा रामानाथ के इस व्यवहार से दुखी थी। एक दिन फिर रामानाथ उससे मिलने आया। जालपा ने उसे धिक्कारा, अपमानित किया। यहाँ तक कहा कि आज से उसका रामानाथ से कोई सरोकार नहीं। तुम मेरे लिए मरे के समान हो। रामानाथ चला गया। जालपा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। इस अपमान से रामानाथ को बदल ही दिया। उसे किसी की परवाह नहीं रही। उसने शराब पीना भी शुरू किया। मौका देखकर पुलिस ने एक बाजारू औरत भी उसके लिए रख दी, जिसका नाम जोहरा था। जोहरा ने जल्दी ही जान लिया कि रामानाथ अयास नहीं, दुखी है। वह रामानाथ को दिल से चाहने लगी। एक दिन रामानाथ ने जोहरा से जालपा को ढूंढने के लिए कहा। 7 दिन बाद वह खबर आई। जालपा दिनेश की बूढ़ी माँ व उसके बच्चों के साथ थी। वहीं रहती दिन भर, सांझ ढले लौट आती। जोहरा ने बताया जालपा उसी के पापों का प्रायश्चित कर रही है। सुनकर रामानाथ देवी दीन के घर आ पहुंचा। जालपा ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। निराश होकर रामानाथ वहां से लौट पड़ा। रामानाथ का गायब होना पुलिस में एक हलचल मच गई। पुलिस का वहम सही साबित हुआ। रामानाथ ने हाईकोर्ट के जज साहब के सामने सच्चाई रख दी। सरकारी गवाह बदल जाने से मुकदमा ही उलट गया। पुलिस बदनाम होने लगी थी। यह देख जोहरा और जालपा ने भी अपने बयान अखबार में छपवा दिए। हाई कोर्ट में पेशी हुई। डकैती के समय रामानंद के नौकरी करने की बात बहुत कारगर रही। जज ने रामानाथ की मजबूरी और डर को मानते हुए उसे बरी कर दिया। मुकदमा झूठा साबित हुआ। सभी बरी हो गए। अपराधी अब निरपराध थे। भरी अदालत में जालपा की जय जयकार होने लगी। सच्चाई और प्रेम की जीत हुई। मुकदमे की उठापटक से रामानाथ का मन उचट गया। जालपा, जोहरा और रमा तीनों ही देवी दीन के साथ गांव में जाकर रहने लगे। गांव में एक दिन बाढ़ आ गई। एक माँ और बेटे को बचाते हुए जोहरा डूब गई नदी में। रामानाथ और जालपा किनारे खड़े देखते रहे, कुछ ना कर सके। आज भी जब जोहरा की याद आती है, रामानाथ और जालपा वहीं आकर बैठ जाते हैं।
नदी की ओर देखते रहते हैं। जोहरा यहीं डूबी थी निस्वार्थ सेवा में। ये थी कहानी गमन। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा